हेलो बच्चों। तो बच्चों चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके, चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर 6 इसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सेकेंड यूनिट आपका चल रहा है। फर्स्ट यूनिट में आपको पता है 4 चैप्टर थे और सेकंड में 2 चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं, 5वां हमने पढ़ लिया है। 6 चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ। ठीक है, तो जो हम यहाँ सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत परिपथ को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्द हैं, कुछ टर्म हैं, उनको सीखेंगे जो अपन आगे काम में लेंगे। तो यहाँ मैं कुछ शब्दावली ले रहा हूं। देखो, विद्युत परिपथ से संबंधित, क्योंकि इनको जानना जरूरी है, शब्दावली। ठीक है, एग्जाम में कोई नहीं पूछता, केवल अपने नॉलेज के लिए, ताकि हम इनको जब बोलेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, तो मैं आपके सामने एक विद्युत परिपथ बना रहा हूं, एक जटिल विद्युत परिपथ। तो सपोज करो ये मेरे पास, ये तो आप सब जानते ही हो, ये होता है आर। क्या होता है? आर यानी प्रतिरोध। और मान लो एक हमने एक और लगाया, और ये भी आपको पता है ठीक है। यह मान लो मैंने एक बैटरी लगा दी। देखिए, तो एक विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो अब देख रहे हैं, यहां पर ये सरल परिपथ नहीं है। यहां प्रतिरोध के अलावा एल है, सी है। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है? प्रेरकत्व। एल का मतलब क्या होता है? प्रेरकत्व। इस तरह जो बना होता है ये इंडक्टेंस को शो करता है। प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, पढ़ेंगे इसको अपन आगे चैप्टरों में। आर तो आप जानते हो प्रतिरोध, सी क्या होती है? धारिता। ये मान लो बैटरी है, प्लस माइनस, ये मान लो बैटरी का विद्युत वाहक बल, और ये प्रतिरोध है आर आर आर, इस तरह। तो हम देखते हैं, अगर बहुत सारे यहाँ अवयव है, प्रतिरोध है, बैटरी है, संधारित्र है, प्रेरकत्व है, तो अब हम इस परिपथ में क्या क्या शब्द काम लेते हैं उनको पढ़ेंगे। देखो, इसमें नाम दे दिया। देखिए, सबसे पहली जो परिभाषा है उसको बोलेंगे जाल। क्या बोलेंगे? जाल। ठीक है, जाल का मतलब होता है बच्चों नेटवर्क, क्योंकि यहां आपको तो इससे ज्यादा समझ में आएगा। नेटवर्क, नेटवर्क मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, तो जाल क्या होता है? तो ये एक जाल हो गया, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक जाल है, एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क का मतलब होता है जब बहुत सारे अवयव जुड़े होते हैं, कुछ प्रतिरोध मिले होते हैं, कुछ प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस है, डायोड है, ट्रांसफॉर्मर है, संधारित्र है, बैटरी है। तो इस सब का जो समूह है, जाल का मतलब क्या हो गया? विभिन्न विद्युत अवयवों, विभिन्न विद्युत अवयवों जैसे प्रतिरोध,
कैपिटल आर, प्रेरकत्व कैपिटल एल, धारिता कैपिटल सी। ऐसे मान लो पढ़ेंगे डायोड, ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी, ट्रांसफार्मर, बहुत सारे अवयव हैं। आदि के समूह को, आदि के समूह को क्या कहते हैं? जाल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जाल। तो ये एक नेटवर्क बन गया। तो जाल का मतलब होता है ये जो विभिन्न विद्युत अवयव है जिनमें धारा प्रवाहित हो रही हो सकती है, तो उन अवयवों के समूह को हमने क्या बोल दिया? जाल। तो यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच ए, ये क्या हो गया? जाल हो गया। तो जाल का मतलब क्या हो गया? कि बहुत सारे अवयव हैं, उनका समूह, ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिक एलिमेंट इज कॉल्ड नेटवर्क। ठीक है, इसे बोलते हैं जाल। दूसरी परिभाषा देखें। सेकंड, देखो मैं काम लूंगा शाखा। शाखा क्या बोलते हैं? ब्रांच। तो शाखा क्या होती है? इससे मान लो करंट जा रहा है प्लस से माइनस की ओर, इसमें करंट जाएगा। सपोज करो आई करंट जा रहा है, कितना करंट गया? आई। तो इस ए बी, ये जो ए बी भाग है, एक ऐसा भाग है जाल का ए बी जिसमें धारा कितनी है? आई। अब सपोज करो आई में से इसमें चले गया आई वन, और मानो इसमें चला गया आई टू, क्योंकि यहां डिवाइड होगा करंट। आई में से आई वन इसमें चला गया, आई टू इसमें चला गया। तो बीजी में करंट कितना है? आई वन। बीसी में करंट कितना है? आई टू। अब सपोज करो आई टू इधर आया, अब आई टू इधर आया, तो आई टू में से मान लो इधर चलेगा आई टू डैश, और इसमें चला गया आई टू डबल डैश। समझ रहे? अब यहां कोई अवयव नहीं है, तो चलो जैसे मैंने यहां पर भी मान लिया, मान लो इस तरह हमने मान लिया एल लगा हुआ है। तो I2 में से इधर चलेगा I2 डैश, और इधर कितना चलेगा? I2 डबल डैश। तो आप देखोगे ये जो भाग है, जैसे ए बी, बी सी, ठीक है, ऐसे मान लो बी जी, ये जो भाग है आदि में नियत धारा है। तो शाखा क्या होती है? कि जाल का एक ऐसा भाग जिसमें धारा का मान क्या हो? नियत हो। क्या कहलाती है? शाखा कहलाती है। तो शाखा क्या होगी? कि जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान, जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत हो, क्या कहलाती है? शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? शाखा कहलाती है। शाखा, ब्रांच। तो परिपथ में कई सारी शाखाएं हो सकती हैं, जैसे ए बी, बी सी, बी जी, सी एफ, सी डी, एफ ई। तो ऐसा भाग जहां धारा का मान नियत होता है उसे क्या बोलते हैं? शाखा। ठीक है, तो ये शाखा हो गई। समझ गए? तो हमने पढ़ा जाल और शाखा। क्लियर? नेक्स्ट, तीसरा मैं ले रहा हूं संधि बिंदु। संधि बिंदु इसे बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। तो संधि बिंदु क्या होता है? जहां जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिले वो क्या होता है? संधि बिंदु। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2, वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, जहां दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? संधि बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संधि बिंदु। तो वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक शाखाएं मिल रही है, दो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट क्या होगा? संधि बिंदु, क्योंकि ए बी शाखा, बीजी शाखा और बीसी शाखा। ऐसे ही सी पॉइंट संधि बिंदु, एफ पॉइंट संधि बिंदु, जी पॉइंट भी क्या होगा? संधि बिंदु। तो संधि बिंदु या नोड इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? संधि बिंदु बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, संधि बिंदु के बाद मैं ले रहा हूं बच्चों पाश या लूप बोल देते हैं इसको, लूप, पाश या लूप। तो बच्चों ये जो बंद पथ है, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में ए बी जी एच ए, ये बंद पथ हो गया। ऐसे मान लो बी सी एफ जी बी, या वैसे लिख दो ए बी सी एफ जी एच ए। तो एक ऐसा बंद पथ, एक धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं से मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं पाश या लूप। तो बंद पथ होता है, ध्यान रखना, ठीक है? एक ऐसा बंद पथ, एक ऐसा बंद क्लोज्ड, एक ऐसा बंद पथ जो कुछ शाखाओं से मिलकर बना होता है, जो कुछ शाखाओं से मिलकर बना हो। ठीक है? जब ऐसे लिख दो धारा का वह बंद पथ, ऐसे लिख देता हूं मैं, धारा का कोई शाखा है, धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं से मिलकर बना होता है, शाखाओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? पाश कहते हैं। पाश, पाश या लूप कहलाता है। समझ गए? तो धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं से मिलकर बना हो उसे बोलते हैं बच्चों पाश या लूप कहते हैं। पाश या लूप। क्लियर? और देखें तो हमने पढ़ा जाल, ठीक है, संधि, पाश, शाखा। नेक्स्ट देखें अपन, एक होता बच्चों सक्रिय परिपथ। सक्रिय परिपथ, एक्टिव सर्किट। सक्रिय परिपथ यानी एक्टिव सर्किट। तो एक ऐसा परिपथ जहां ऊर्जा स्रोत उपस्थित हो, जहां एनर्जी सोर्स लग रहा है, कोई बैटरी लग रही है, बस यहां लग रही। एक ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ जिसमें ऐसा परिपथ जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित हो। ऊर्जा स्रोत, अब ऊर्जा स्रोत का मतलब धारा स्रोत बोल दो, ये क्या बोल सकते हैं? वोल्टा स्रोत। एक ऐसा परिपथ जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित हो, धारा स्रोत या वोल्टा स्रोत उपस्थित हो, तो क्या कहलाता है? वो सक्रिय परिपथ कहलाता है। सक्रिय परिपथ कहलाता है।
ठीक है। एक ऐसा परिपथ जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित हो वो क्या कहलाता है? सक्रिय परिपथ। और नहीं हो तो क्या होता है? वो अक्रिय परिपथ, एक्टिव पैसिव, अक्रिय परिपथ, इसे बोलते हैं पैसिव सर्किट। पैसिव सर्किट तो जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं हो, जिसमें कोई एनर्जी स्रोत है, कोई ऊर्जा स्रोत है जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं हो, उसे बोलते हैं अक्रिय परिपथ। क्लियर है बच्चों? तो सक्रिय परिपथ, जैसे ये सक्रिय परिपथ हो गया ये वाला, क्योंकि यहां पर बैटरी लगी हुई है, तो ये ऐसा परिपथ जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित होता है वो सक्रिय परिपथ होता है, और ऊर्जा स्रोत नहीं हो तो क्या होगा? वो अक्रिय परिपथ। तो ये हमने कुछ शब्दावली पढ़ी, कुछ हमने विद्युत परिपथ से संबंधित शब्दावली पढ़ी, कुछ हमने टर्म पढ़ी। ठीक है। तो जाल, जहां बहुत सारे अवयव होते हैं वो जाल होता है। संधि क्या होती है? एक ऐसा बिंदु जहां कुछ शाखाएं मिलती हैं। शाखा क्या होती है? एक ऐसा भाग जहां धारा का मान नियत होता है। पाश क्या होता है? बंद पथ। धारा का बंद पथ क्या होता है? पाश। एक होता है सक्रिय परिपथ जहां एनर्जी स्रोत है, ऊर्जा स्रोत उपस्थित है, और जहां नहीं है वो अक्रिय परिपथ। चलो ठीक है, तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। देखो बच्चों, देखो अभी तक हमने किसी परिपथ को हल करने के लिए, परिपथ को हल करने का मतलब क्या है? परिपथ को हल करने का मतलब है उसमें कहीं धारा निकालना या किन्हीं दो बिंदु के बीच में क्या निकालना? वोल्टा निकालना। तो किसी भी परिपथ को हल करने के लिए, परिपथ को हल करना, परिपथ हल का मतलब क्या होता है? धारा या वोल्टा का मान ज्ञात करना, धारा या वोल्टा का मान ज्ञात करना। तो अभी तक हमने किसी भी परिपथ का विश्लेषण करने के लिए, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, धारा या वोल्टा का मान ज्ञात करने के लिए ओम का नियम पढ़ा है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? केवल ओम का नियम। ठीक है बच्चों? तो आपने ओम के नियम के अपवाद भी पढ़े। ओम का नियम केवल और केवल सरल परिपथों के लिए काम आता है। सरल परिपथ, सरल परिपथ जिसमें बहुत सारे अवयव नहीं होते, प्रतिरोध अवयव है उसमें केवल, तो ओम के नियम से आप सरल परिपथ का विश्लेषण कर सकते हो, सरल परिपथ के लिए वोल्टा धारा का मान ज्ञात कर सकते हो। तो अभी हमने जो पहले जो नेटवर्क हमने बनाया था, जो जाल हमने बनाया था, उसमें बहुत सारे अवयव थे, उसमें प्रेरकत्व भी था, उसमें धारिता भी थी, बैटरी है अलग से, डायोड ट्रांजिस्टर भी लगाते मान लो, तो उसको हल हम ओम के नियम से नहीं करते। तो कहने का मतलब जो जटिल परिपथ होते हैं, जो जटिल परिपथ होते हैं वो ओम के नियम से सॉल्व हम नहीं कर सकते। तो जटिल परिपथों को हल करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में भी आता है, तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ भी बोल सकते हैं, किरचॉफ भी बोल सकते हैं। किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो जटिल परिपथों को हल हम इस नियम से करते हैं। ओम के नियम से हम जटिल परिपथों का एनालिसिस नहीं कर सकते। उनका धारा या वोल्टा में हम नहीं निकाल सकते मान। तो ये आपको पढ़ना है किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का नियम, ठीक है। किरचॉफ लॉ बोलते हैं, किरचॉफ लॉ। तो बच्चों किसी जटिल परिपथ का विश्लेषण करने के लिए, जटिल परिपथ, जटिल जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं,
जटिल परिपथ, सिंपल नहीं है, सरल परिपथ नहीं है, कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो जटिल परिपथ को हल करने के लिए परिपथ को हल करने का मतलब होता है धारा या किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियम दिए। कितने नियम दिए? दो नियम, टू लॉ दिए, दो नियम दिए। तो पहला नियम पहला ही है, दूसरा दूसरा ही है। मतलब अगर ऐसे पूछा किरचॉफ का पहला नियम लिखो तो पहला वाला ही लिखना है। ऐसे नहीं है भाई दो नियम है, कोई भी आप एक लिख दो पहला बन गया, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नाम उसका हमने ऐसे रख दिया कि पहला पहला ही रहेगा, दूसरा दूसरा रहेगा। तो किरचॉफ के दो नियम हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ भी बोल सकते हैं, किरचॉफ जो भी आपको अच्छा लगे। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये ऐसे बच्चों धारा का नियम भी बोलते हैं, इस नाम से भी पूछ लेते हैं, धारा का नियम, ठीक है। इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ का पहला नियम या धारा का नियम या क्या बोलते हैं इसको, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो धारा का नियम और सही का नाम और है संधि का नियम भी बोल सकते हैं इसको। संधि का नियम तो क्या कहता है ये? सपोज करो हमारे पास कोई इस तरह परिपथ है, ठीक है। अब ये हमारे कुछ शाखाएं मिल रही है, हमारी कुछ शाखाएं हैं। देखो ये कुछ परिपथ, कुछ शाखाएं हमें दे रखी हैं और ये एक पॉइंट हो गया, इसे मैंने बोल दिया ओ पॉइंट, ये हो गया संधि बिंदु। तो सपोज करो कुछ शाखाएं हैं और इनमें कुछ करंट ऐसे दे रखा है आपको, ये मान लो I1, ये करंट है मान लो I2, ये करंट है I3, I4, ये मान लो I5 और ये बच्चों क्या है I6, ठीक है। कुछ परिपथ, कुछ शाखाएं से मिलकर एक परिपथ बना है जहां कुछ आपको धारा दे रखी है, कुछ संधि बिंदु से दूर है, कुछ संधि बिंदु की ओर है। तो क्या कहता है किरचॉफ का पहला नियम कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि बिंदु पर, अभी तो हमने एक संधि बिंदु लिया है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि बिंदु पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों? जीरो। देखो इसको समझे। देखो क्या लिख सकते हैं, केसीएल क्या कहता है हमारा, किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, किसी संधि बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग कुल धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है? शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है, किसी संधि बिंदु पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि धाराओं का बीजगणितीय योग, अब देखो बीजगणितीय योग तो आपको चिन्हों की बात करनी पड़ेगी।
तो इसके लिए क्या चिन्ह परिपाटी ली है, यानी हम धारा का चिन्ह कैसे लेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या है कि संधि की ओर जो धारा होगी, संधि की ओर प्रवाहित धारा धनात्मक, संधि की ओर जो धारा होगी वो धनात्मक, और संधि से दूर, क्योंकि हम बीजगणितीय योग की बात कर रहे हैं, चिन्ह सहित मान रखना पड़ेगा। तो संधि की ओर प्रवाहित होने वाली धारा धनात्मक, और जो धारा संधि से दूर है, संधि से दूर प्रवाहित धारा, संधि से दूर प्रवाहित धारा क्या लेते हैं भाई, ऋणात्मक लेते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ऋणात्मक ये चिन्ह है केवल। तो बीज गणितीय योग सदैव शून्य होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, अर्थात समेशन आई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो दिस इज द केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। संधि बिंदु पर कुल धाराओं का बीज गणितीय योग, समेशन योग बता रहा है, बीज गणितीय योग को बता रहा है, तो समेशन आई बराबर 0। तो अब चिन्ह सहित बात करें, तो चलो आ जाओ चिन्हों पर, करें योग। क्या ध्यान रखना है, संधि की ओर जो धारा है वो धनात्मक, संधि से दूर धारा ऋणात्मक। तो चलो I1 से शुरू करें। I1 बताओ O की तरफ है कि O से दूर है, O संधि बिंदु हो गया, O इस संधि बिंदु, O इज नोड पॉइंट। I1 संधि से दूर है कि और है, तो I1 बताओ क्या आएगा, जो संधि से दूर है नेगेटिव आएगा, I2 संधि की ओर है पॉजिटिव आएगा, I3 संधि से दूर है नेगेटिव, ये भी संधि से दूर है नेगेटिव, ये संधि से दूर नेगेटिव, और ये संधि की ओर ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए, मान रखिए, तो देखो I1 क्या है, नेगेटिव, यानी माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 और प्लस I6 इज इक्वल टू 0। तो सारे हमने चिन्ह सहित मान रख दिए, यही होता है बीज गणितीय योग। हमने चिन्ह सहित मान रख दिए, बीज गणितीय योग हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ धारा संधि की ओर है और कुछ संधि से दूर है। जो संधि की ओर हो वो पॉजिटिव, और जो संधि से दूर है वो नेगेटिव। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस वाले उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, I2 ये प्लस का I6, बस हमें दो ही ली है संधि की ओर और बाकी सारे उधर, यानी I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो I2 और I6 जो है वो संधि की ओर आ रही है और बाकी धारा संधि से दूर जा रही है, इन दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि KCL से, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, KCL से आने वाली धारा बराबर, KCL से संधि बिंदु के लिए, संधि बिंदु के लिए आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आने वाली धारा बराबर क्या होती है, जाने वाली धारा। जितनी धारा आएगी संधि बिंदु पर उतनी धारा संधि बिंदु से जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो धारा का मतलब क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। देखो इसको मैं ऐसे समझाऊं आपको, देखिए हमने देखा KCL से कि I इनकमिंग इज इक्वल टू I आउटगोइंग, ये हमने पढ़ा। तो जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है। धारा का मतलब क्या है, आवेश प्रवाह की दर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आवेश आ रहा है Q इनकमिंग,
इज इक्वल टू क्यू आउट गोइंग। जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश जा रहा है। मैं कह रहा हूं जितनी धारा आ रही है, तो धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर। तो जितना आवेश आ रहा है संधि बिंदु पर उतना आवेश जा रहा है संधि बिंदु से। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात संधि बिंदु पर आवेश का संचय नहीं होता, स्टोर नहीं होता आवेश। संधि बिंदु पर आवेश का संचय नहीं होता, अर्थात आवेश क्या रहता है भाई, संरक्षित रहता है। संधि बिंदु पर आवेश का संचय नहीं होता, यानी आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब किरचॉफ का जो पहला नियम है वो कौन से नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। समझ गए? किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, क्योंकि जितनी धारा आ रही है संधि बिंदु पर उतनी धारा जा रही है। यानी जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश जा रहा है, जितना आवेश आया उतना आवेश गया। यानी आवेश का संधि बिंदु पर संचय नहीं हुआ, यानी आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो अभी समझ गए हैं किरचॉफ का पहला नियम, आने वाली धारा बराबर बिल्कुल जाने वाली धारा। ठीक है, तो इस पर एक अपन एक क्वेश्चन करें। देखो एग्जाम में आता भी है इस पर एक क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर अपन केसीएल वाले पर। एक क्वेश्चन दे रखा आपको, एग्जाम्पल आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो इससे आपको और समझ में आएगा क्वेश्चन से। तो देखो इस तरह कुछ सर्किट आपको दे रखा है, देखो तो ये आपसे कह रहा है भाई ये ए पॉइंट है और यहां पर करंट हो रहा है 1.5 एम्पियर जा रहा है और यहाँ जा रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ बी पॉइंट आपको दे रखा है, यहाँ करंट जा रहा है 1 एम्पियर। ये हो गया सी पॉइंट, और बच्चों यहाँ करंट जा रहा है 0.25 एम्पियर, और ये करंट गया आई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आई की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई की वैल्यू बताओ, व्हाट विल बी आई, आई क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देखो बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। तो ये आपको एक परिपथ आपको दिया हुआ है, तो संधि बिंदु से आप कर सकते हो, यानी संधि नियम से आप कर सकते हो, केसीएल से आप इसे कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आने वाली धारा बराबर क्या होती है, जाने वाली धारा। तो देखिए इसको, देखो ए बिंदु पर, ए नोड वाला जो पॉइंट है, ए नोड पर या ए संधि बिंदु पर कितनी धारा आ रही है, 3 एम्पियर। गई कितनी, 1.5 एम्पियर। तो बचे कितनी, तो जितनी आएगी उतनी जाएगी। अब 3 आ रही है तो 3 जानी चाहिए, तो 3 में से 1.5 यहाँ चला गया, तो कितना बचा भाई, 1.5 एम्पियर बचा, 1.5 बचा। देखो ए बिंदु पर 3 आ रही है तो जाने में कितने चाहिए, 3, 1.5 और 1.5, 1.5 और 1.5 कितना हो गया, 3 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर। अब देखो, अब 1.5 एम्पियर यहां पहुंचा बी पॉइंट पर, 1.5 में से 1 इधर चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, 1.5 में से 1 यहां चला गया, तो ये बचा 0.5 एम्पियर। कितना बचा भाई, 0.5 एम्पियर। चेक करो बी पॉइंट पर कितना करंट आ रहा है, 1.5 एम्पियर, 1.5 आ रहा है, जा कितना रहा है, 1 इधर जा रहा है, 0.5 इधर जा रहा है, यानी 1.5 ही जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि संधि बिंदु पर
आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, संधि बिंदु पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो देखो 0.5 एम्पियर में से 0.25 तो यहां चला गया, तो बिल्कुल बचा कितना, आप देख सकते हैं 0.5 एम्पियर में से 0.25 चला गया, तो बचा कुछ यहाँ जाएगा, तो बिल्कुल 0.5 में से 0.25 लेस करोगे, ये आ गया 0.25 एम्पियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.25 एम्पियर, क्योंकि 0.5 में से 0.25 तो यहाँ चला गया, तो टोटल कितना गया 0.25, तो यहाँ भी 0.25 ही जाना चाहिए, क्योंकि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा हर संधि बिंदु पर। तो इस तरह हमने बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो पहला एग्जांपल था आपका ये, और अगर इस पर आधारित अपन और कुछ क्वेश्चन देखें, करना सॉल्व आप और सर्किट से संबंधित। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 3 बेस पर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3, देखिए तो एक सर्किट आपको दे रखा है, ये सर्किट आपको दे रखा है, तो ये संधि बिंदु O है और ये करंट आ रहा है मान लो 5 एम्पियर, यहां से आ रहा है 4 एम्पियर, ठीक है, यहां जा रहा है इसमें 2 एम्पियर, और ये बाहर आ रहा है 4 एम्पियर, और ये है I, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है I की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप इजीली बता सकते हो KCL से संधि बिंदु के लिए। बताओ जल्दी से I क्या होगा, बताओ। देखो भाई O पॉइंट पर आने वाली धारा बराबर, अब यहां तो एक ही पॉइंट है O पॉइंट पर आने वाली धारा बराबर क्या होना चाहिए, जाने वाली धारा। तो देखो संधि बिंदु O पर KCL से, ऐसे लिख देते हैं KCL से, KCL का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ का पहला नियम। तो संधि बिंदु O पर KCL से देखें, बताओ कितना करंट आ रहा है, देखो 5 आ रहा है पॉजिटिव, 4 आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि आने वाली धारा क्या होती है पॉजिटिव। 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2 एम्पियर, ठीक है, आने वाली धारा हो गई बराबर जाने वाली धारा कितनी है भाई, देखो 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 4 2 इज इक्वल टू जाने वाली कुल धारा 4 प्लस I, ठीक है, 4 प्लस I। तो आप देख रहे हैं 4 से 4 कट जाएगा, यानी 5 4 9 और 2 7, देखो I कितना हो गया 7 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 7 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने किरचॉफ का पहला नियम पढ़ा, उस पर बेस्ड हमें 2 क्वेश्चन भी करे, एक एग्जाम्पल और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, थैंक यू।